नमस्ते भाई लोग। जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। और बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर ग्रामीण जिले के बारे में। ठीक है भाई। तो हमने कल पढ़ा था जोधपुर शहर। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर ग्रामीण जिले के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है भाई, भी जो मैं कहता हूँ आपसे, आप सभी से दरख्वास्त है, तो आपको लगती है कि मेरी बात या फिर ऐसे इग्नोर कर देते हो। हाँ भाई। हाँ, तो इस क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, बढ़े फिर आगे। देखो, बात करते हैं पहले, इसकी स्थिति को क्लियर करते हैं, कहाँ पे किधर है ये। ठीक है भाई। तो बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में। देखो देखिए, आपको पता है ये जोधपुर ग्रामीण जिला है। यह आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कौन से जिला है? जोधपुर ग्रामीण जिला है। तो आपको पता है यहाँ पे ये पश्चिम साइड है और ये दक्षिण साइड है। तो आप ऐसे बोल सकते हो। देखो देखिए, ये आप ऐसे नहीं बोलोगे इसको, ये पश्चिम दक्षिण में स्थित जिला है। हाँ, देखो देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये चार दिशाएं तो है, तो इस चार दिशाओं को मैं अगर ऐसे बांट दूं, ठीक है, चार दिशाओं को मैं ऐसे बांट दूं, ये बढ़ जाएगी ना ऐसे। ठीक है, ये तो आप बताओ देखिए ये किधर आया? तो ये पश्चिम दिशा के अंदर आया। भाई ये किधर आया? पश्चिम दिशा के अंदर स्थित एक जिला है। आगे बात में, तो अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित जिला है। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम आगे। बात करते हैं ये कितने जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो ये आपके सामने जो जोधपुर ग्रामीण है, ये कितने जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है? एक तो बात करते हैं पहले, जोधपुर संभाग के अंदर आता है, जाहिर सी बात है। जोधपुर है ग्रामीण जिला है जो जोधपुर संभाग के अंदर आता है। तो इस संभाग के, देखो, फलोदी, बालोतरा, जैसलमेर, देखो देखिए इसके तीन जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। आप ऐसे मत बोलना ये जोधपुर के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। तो ये सीमा रेखा नहीं बनाता, ये तो इसके अंदर समेट रखा है इसको। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं, क्योंकि भाई हमें इसको नहीं काउंटिंग करेंगे, जोधपुर को हम काउंटिंग नहीं करेंगे। जो जोधपुर सिटी है इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। तो भाई ये दूसरा जिला नहीं है, ये दोनों सगे भाई हैं। ठीक है भाई। क्योंकि इस जोधपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जोधपुर शहर के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। तो तीन जिले तो ये हो गए जो जोधपुर संभाग के हैं। और बाकी की बात करते हैं तो बीकानेर, देखो बीकानेर कहाँ है? नागौर, ब्यावर, पाली। तो ये 6 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो 3 जिले कौन से हैं? जोधपुर संभाग के। और 2 जिले हैं आपके सामने अजमेर संभाग के। और 1 जिला है आपके सामने पाली संभाग का। ठीक है भाई। तो ये 6 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चले। हाँ भाई। देखो देखिए, बात करते हैं आगे। बात करते हैं तहसीलों के बारे में। तो इसके अंदर 10 तो उपखंड है। कितने उपखंड है भाई? 10 तो उपखंड है। ठीक है भाई। हाँ, ये आपके सामने 13 तहसीलें हैं। देखो, बात करते हैं, और इसमें विधानसभा सीटें की बात करें भाई, इसमें विधानसभा सीटें की बात करें, विधानसभा सीटें की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं। तो आपको विधानसभा सीटें पे फोकस ध्यान रखना है। एक तो आपके सामने लोनी है। ठीक है भाई। हाँ, एक है आपके सामने ओसिया, तो हो जाएगी। एक बिलाड़ा है। ठीक है, एक भोपालगढ़ है। ठीक है, एक ओसिया होगी। हाँ, और एक होगी आपके सामने शेरगढ़। तो ये आपके सामने 5 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। हाँ, तो ये 5 विधानसभा सीटें हैं, 10 उपखंड हैं, और ये बाकी की आपके सामने 13 तहसीलें हैं। देखो देखिए, बात करते हैं। देखो, एक तहसील तो वो, देखो ये उपखंड के अंदर आया है। ठीक है। हाँ, तो ये आपके सामने तहसीलें होगी, ये उपखंड हो गए, और ये 5 विधानसभा सीटें होगी। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, बात करते हैं। देखो भाई, ये जो तहसीलें हैं इसके बारे में हमने मोटी मोटी जानकारी आपको दे देनी है। ठीक है भाई। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य मुख्य बातें आप ध्यान रख लो। देखो देखिए, जो बिलाड़ा तहसील है, इसमें क्या है? बिलाड़ा तहसील की बात करें तो यहाँ पे आई माता का मंदिर स्थित है। एक रूपायन संस्था स्थित है। ठीक है, जो बिलाड़ा के बोरुदा गांव में स्थित है। तो यहाँ बिलाड़ा है, ये सबसे ज्यादा
आई माता के मंदिर से फेमस है, और यहाँ पे एक फेमस है रूपायन संस्थान। ठीक है, यहाँ पे बात करें आगे बावड़ी की, नहीं देखो देखिए बात करें ओसिया की, बात कर लेते हैं, ये ओसिया के अंदर ही है। ठीक है भाई, पहला स्पाइक पार्क ओसिया के रामपुरा गांव में स्थित है। ठीक है, पहला स्पाइस पार्क ओसिया के रामपुरा गांव में स्थित है। और दूसरी बात है यहाँ पे ओसिया के अंदर हरिहर मंदिर है, सूर्य मंदिर है। ठीक है भाई, और सचियाई माता मंदिर है, सचियाई माता मंदिर है। तो ये है भाई ओसिया के बारे में। ओसिया के बारे में एक और बातें हैं, इधर देखो आप, मथियान, देखो देखिए, मथानिया लाल मिर्च ओसिया की क्या है भाई, फेमस है। मथानिया लाल मिर्च कहाँ की फेमस है भाई, ओसिया की फेमस है। ठीक है भाई, हाँ ये होगी भाई ओसिया की बातें। अब बात करते हैं बालासिर, करते हैं बालेसर। देखो देखिए बालेसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे होती है भाई खेजड़ली घटना होती है। आपको पता है विश्नोई समाज में घटना होती है, अमरता देवी विश्नोई समाज की देवी है। ठीक है भाई, जब सैनिक आते हैं पेड़ काटने, तो ये पेड़ के लिपक पेड़ को पकड़ लेती है। हाँ ठीक है भाई, तो ये घटना डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे मैंने पढ़ाया था जोधपुर शहर के अंदर। हाँ, तो यहाँ पे जो खेजड़ीली घटना होती है ये बालेसर तहसील के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे खेजड़ीली घटना होती है जो 12 सितंबर 1730 के अंदर होती है। अब बात करते हैं जमर के बारे में। देखो ये पिचियाक बांध, ये जो पिचियाक बांध है ये गलती से इधर आ गया भाई, ये बिलाड़ा तहसील के अंदर है। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए झंवर, यहाँ पे अरडा अरना झरना जलप्रपात स्थित है, अरना झरना जलप्रपात स्थित है, ये ध्यान रखना आपको। जवाहर के अंदर आपको अरना और झरना जलप्रपात स्थित है। तो ये बातें होगी भाई मोटी मोटी, इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको पता है राजस्थान में बना यह नवीनतम जिला है, जो भाई आपको पता है 2023 के अंदर 19 नए जिले बने थे, उनमें से जोधपुर ग्रामीण जिला भी है। तो भाई बजट 2022 का बजट सुनाया जाता है 2023 के अंदर, तो उसके अंदर घोषणा होती है 17 मार्च के अंदर सुनाया जाता है। तो उस बजट के अंदर घोषणा होती है अशोक गहलोत द्वारा कि हम 19 नए जिले बना रहे हैं। भाई ठीक है भाई, बजट के अंदर घोषणा कर दी, लेकिन जो घोषणा हो जाए तो पहले मंत्रिमंडल तो मंजूरी देगा ना भाई, अपनी मनमार्जी कैसे कर सकते हो। तो मंत्रिमंडल ने उनको अशोक गहलोत साहब को मंजूरी दे दी भाई 4 अगस्त को। ठीक है भाई, छानबीन करके, ठीक है कोई, हाँ कोई दया गड़बड़ तो नहीं है। तो भाई मंत्रिमंडल ने इनको 4 अगस्त को मंजूरी मिल गई। ठीक है भाई, इतने दिन छानबीन चल रही थी, जब मंजूरी मिल गई तो अशोक गहलोत साहब ने इनको 6 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी। अशोक गहलोत साहब ने पब्लिकली बता दिया था हम ये 19 नए जिले बना रहे हैं, और 7 तारीख से अधिसूचना को लागू भी कर दिया। इसका मतलब है जो 19 नए जिले हैं वो 7 तारीख से जिले कहलाने लग गए। इसका मतलब है इसकी स्थापना दिवस 7 अगस्त से हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, ये 7 तारीख से कार्यरत हो गई। ठीक है, बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं, तो डॉक्टर सुभाष गर्ग जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, बात करते हैं किस जिले को तोड़कर, जोधपुर जिले को तोड़कर। बात करते हैं कि संभाग के अंदर, जोधपुर संभाग के अंदर। बात करते हैं सीमा रेखा की बात, ये 6 जिलों के साथ, ब्यावर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बालोतरा और पाली। ठीक है, देखो जोधपुर ग्रामीण अंतर्वर्ती जिला है, ये बॉर्डर राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित नहीं है, ये राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक भाई, ये राजस्थान के अंदर स्थित है, ये अंतर्वर्ती जिला है, इसलिए यह किसी अन्य, ये अंतर्राज्य, ये राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है भाई, न तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये केवल जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। इसका मतलब ये अंतर्राज्यीय जिला है। ठीक है भाई, राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए बात यह है, जोधपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय, जो जोधपुर ग्रामीण है तो इसका जिला मुख्यालय कहाँ पे स्थित है भाई, सभी जिले जो नए जिले बने हैं ना भाई सारे के सारे, तो उनका जिला मुख्यालय जिले के अंदर ही है। ठीक है भाई,
लेकिन ये जो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण है और जोधपुर ग्रामीण है, तो इन दोनों का जिला मुख्यालय कहाँ पे है? जिले के अंदर है। कहाँ पे भाई? जोधपुर ग्रामीण का तो जोधपुर के अंदर स्थित है और जयपुर ग्रामीण का जयपुर सिटी के अंदर इनका जिला मुख्यालय स्थित है। ठीक है भाई। हाँ देखो, बात करते हैं लूनी नदी। तो जोधपुर ग्रामीण में एकमात्र एक नदी बहती है जो है लूनी नदी। ठीक है भाई। तो ये भाई अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। ठीक है, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। ये अजमेर हो गया आपका। हाँ, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, फिर ये नागौर से होते हुए यहाँ से, यहाँ पे जोधपुर ग्रामीण से होते हुए। ठीक है भाई। हाँ देखो, बात करते हैं ये आपके सामने जो गुजरात का जो कच्छ का रण है। ठीक है। हाँ देखो, ये जो आपसे पूछा जाता है, अगर ये देखो बात करें, ये जालोर से देखो, देखो ये अजमेर से तो निकलती है लेकिन ये गुजरात में प्रवेश करती है। तो ये जो अंतिम स्थान राजस्थान में, इसका अंतिम स्थान होता है बस जालोर के अंदर। ठीक है भाई। हाँ ठीक है। देखो, बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें तो कुछ ध्यान नहीं रखना, जालोर के अंदर मैंने इसको पढ़ाया था। देखो देखिए, हाँ पढ़ लेंगे इसको। और ब्यावर के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, जब ब्यावर जिला पढ़ाया था उसके अंदर मैंने लूनी नदी को डिटेल में पढ़ाया था। देखो देखिए, बात करते हैं, तो ये आपके सामने ये नागपाड़ से निकलती है अजमेर के। ये इसका प्रवाह क्षेत्र है अजमेर से, फिर नागौर, फिर ब्यावर। ठीक है, फिर जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। ठीक है। हाँ, सांचौर, ये जालौर बोल दिया क्या? देखो देखिए, हाँ, तो इसका प्रवाह क्षेत्र है 7 जिलों से ये प्रभावित तो होती है। देखो देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में इधर समझते हैं। देखो देखिए, बात करते हैं इसको। देखो बात करते हैं। हाँ, एक सेकंड। आपके सामने अजमेर है। हाँ, ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। ठीक है, देखते जाना, अजमेर के नागपाड़ से नागौर में इंटर करके फिर आ जाती है ब्यावर में। ब्यावर में आते हुए ये जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, फिर ये सांचौर से इधर जो गुजरात का जो कच्छ का रण है अरब सागर के अंदर ये मिल जाती है। आगे बात में, तो ये है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जोधपुर लूनी नदी है जो जोधपुर ग्रामीण से होते हुए आती है। ठीक है भाई। तो ये बात हुई लूनी नदी की। देखो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको पता है अकाल के दौरान जसवंत सिंह ने यहाँ पे एक बांध बनवाया था। भाई अकाल पड़ा था तो यहाँ पे एक बांध बनाया था, जसवंत सागर बांध। ठीक है, देखो देखिए, जिसको हम पिचियाक बांध भी कहते हैं, जसवंत सागर बांध, और एक हो गया आपके सामने पिचियाक बांध। ठीक है, जसवंत सागर बांध और पिचियाक बांध, ये बिलाड़ा, जो बिलाड़ा तहसील है वहां पे है। ठीक है, बिलाड़ा तहसील के अंदर स्थित है ये लूनी नदी के किनारे पे स्थित है। ये 1889 से 1890 के बीच में इसको बनाया गया है और महाराजा जसवंत सिंह द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है भाई, तो आप इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, देखो देखो, बात करते हैं आगे। ये तो होगी भाई इसके बारे में। अब बात करते हैं हम नेशनल हाईवे के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं NH 62। देखो देखिए, बात करें इसके बारे में, NH 62 के बारे में अगर बात करें हम, तो देखो, देखो देखिए, एक सेकंड, इसके बारे में बात करते हैं। लो, ये ठीक रहेगा क्या? दिखाई कम दे रहा है, एक सेकंड, ये कैसा क्या रहेगा? हाँ, ये दिखाई दे रहा है आराम से। ठीक है भाई, जब ये दिखाई दे रहा है तो इधर देख लो आप। भाई ये दिखाई दे रहा है तो इधर देख लोगे आप। देखो देखिए, ये जो NH 62 की बात करें हम, कौन से? NH 62। ठीक है भाई, ये नेशनल हाईवे है? नहीं भाई, क्या है? हाँ, NH 62 की बात करें, NH 62 की बात करें, ठीक है भाई, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पंजाब से आता है। ठीक है, हाँ, ये पंजाब का अबोहर शहर है वहां से आता है। कौन सा? अबोहर, अबोहर
पंजाब, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। यह अबोहर पंजाब से श्री गंगानगर से, देखो ये इसके बॉर्डर के पास से होते हुए आता है, ठीक है। देखो बात करेंगे, ये हनुमानगढ़ की बॉर्डर के पास से होते हुए आता है, फिर ये अनूपगढ़, फिर ये बीकानेर, फिर ये है नागौर, फिर ये जोधपुर ग्रामीण, ठीक है भाई। एक सेकंड, ओह पूरा ही सिमट गया क्या। हाँ देखो बात करते हैं, हाँ देखो देखिए हम आगे जोधपुर ग्रामीण तक आ गए चलते चलते, फिर आता है ये पाली, पाली से आता है सिरोही, ठीक है। तो यहाँ पे सिरोही का एक स्थान आता है, देखो ये पंजाब के अबोहर से तो स्टार्ट होता है NH-62, हाँ लेकिन ये जो सिरोही है, ठीक है, सिरोही का आता है पिंडवाड़ा गांव, पिंडवाड़ा स्थान यहाँ पे, ठीक है, पिंडवाड़ा। तो ये जो सिरोही का जो पिंडवाड़ा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पिंडवाड़ा, सिरोही का जो पिंडवाड़ा है वहां तक, ठीक है। हाँ तो आप देख सकते हो ये जोधपुर ग्रामीण से होते हुए NH-62 आता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है आपके सामने 748 किलोमीटर, ठीक है भाई, 748 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। देखो सवाल ऐसे आता है, भाई ये राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करता है, तो अधिकतर आंसर लगा के आएंगे हनुमानगढ़ जिले से। भाई राजस्थान सरकार तो ये मानती है हनुमानगढ़ से प्रवेश करता है, लेकिन भारत सरकार ये मानती है ये श्री गंगानगर से प्रवेश करता है, ठीक है भाई। तो हम भारत सरकार की मानेंगे, तो ये श्री गंगानगर से, ऐसे नहीं आप राजस्थान का पेपर दे रहे हो तो हम राजस्थान की बात मानेंगे, ठीक है भाई। तो इसलिए गलत हो जाएगा, हनुमानगढ़ तो लगाना ही नहीं है, ठीक है। हाँ पूछा गया ये सवाल है, तो ये श्री गंगानगर से ये प्रवेश करता है, ठीक है भाई। हाँ श्री गंगानगर से अनूपगढ़, फिर बीकानेर तीसरा जिला हो गया, चौथा हो गया नागौर, पांचवा आ गया जोधपुर, छठा और ये हो गया सातवां, तो ये सिरोही, ठीक भाई। तो ये 7 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है भाई। हाँ इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए बात करें आगे, एक तो NH कौन सा 25 और एक NH-125, दो की बात करते हैं। पहले तो हम NH-25 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इधर ही देख लो आप, कहाँ जाओगे भाई, भटकते भटकते कहाँ जाओगे आप लोग, इधर ही देख लो। देखो देखिए पहले हम बात करते हैं NH-25 की। देखो ये आता है ब्यावर से, NH-25 की बात करें तो ये ब्यावर से, ब्यावर शहर से आता है, जोधपुर ग्रामीण, फिर ये बालोतरा, फिर बालोतरा से ये बाड़मेर, फिर बाड़मेर के पास यहाँ पे एक, देखो ब्यावर सिटी से आता है, तो आप ऐसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई ब्यावर में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये ब्यावर सिटी से ही स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। तो इसके बाद में जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर। अब देखो देखिए बाड़मेर का एक स्थान है आपके सामने, ठीक है। हाँ वो स्थान अगर मैं आपको बताऊं वो है नाबाव, नाबाव, एक सेकंड, मुन्ना भाव, ठीक है। तो ये बाड़मेर के मुन्ना भाव तक आता है, ठीक है, ये हो गया मुन्ना भाव। अरे आगे भाई बात समझ में, तो देख लो भाई, ये नहीं दिख रहा है तो ये देख लो मुन्ना भाव, ये बाड़मेर के मुन्ना भाव तक आता है। ये है आपके सामने NH-25। हाँ अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है भाई 353 किलोमीटर, ठीक है। आगे बस में 25 आ गया। अब बात करते हैं हम NH-125 125 की, तो ये जोधपुर ग्रामीण से स्टार्ट होता है भाई, ये जोधपुर ग्रामीण से स्टार्ट होता है, फिर ये यहाँ से से होते हुए यहाँ तक पोखरण तक जाता है। कहाँ तक भाई, जो जैसलमेर का पोखरण है, पोखरण, जैसलमेर का पोखरण तक ये है भाई NH, ये हो गया भाई NH-125, ठीक है भाई। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 177 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो अगर बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए
अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई ये NH जो 25 है, NH 125, NH 125 है, ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 3 जिलों से, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और जैसलमेर, और ये पोखरण तक जाता है। ठीक है भाई। हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई हमारी NH की बात हुई भाई, होगी नहीं ये NH की बात? तो ये 3 NH है यहाँ पे, ये लो नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये बात करते हैं अशु प्रजनन केंद्र। ठीक है भाई, अशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? घोड़ों का जो विकास का जो केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? जो बिलाड़ा जो तहसील है जोधपुर ग्रामीण के अंदर, वहां पे स्थित है। देखो देखिए, खारिया खंगार, देखो देखिए ये गांव है जोधपुर ग्रामीण का, ये गांव है खारिया खंगार। ठीक है भाई, ये क्यों फेमस है? यहाँ पे सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सफेद सीमेंट का, जो आप वॉल पेपर करते हो, पुट्टी वगैरह बोलते हो आप, दीवार पे करते हो, ठीक है भाई, तो ये सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण का आपके सामने खारिया खंगार क्षेत्र है। ठीक है, देखो देखिए, जब सबसे बड़ा कारखाना है तो इस कारखाने का नाम क्या है? इंडियन रेयन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है भाई, इंडियन रेयन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आगे बात सुन में, तो ये है। अब बात करते हैं मथियाना गांव की, मथानिया गांव की बात करते हैं, सॉरी मथानिया गांव की बात करते हैं, जोधपुर ग्रामीण। यहाँ पे देखो लाल रंग की मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हम बात करते हैं मसाला पार्क, यहाँ पे मथानिया के अंदर स्थित है। सौर ऊर्जा केंद्र, ये भी मथानिया के अंदर स्थित है। विश्व की पहली मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। अगर पूछ लिया जाए विश्व की पहली और मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना स्थापित कहाँ की गई है? जोधपुर के मथानिया के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे और एक और इम्पोर्टेंट है, हाँ चलो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, हाँ बात करते हैं पाल के बारे में। ठीक है, पाल गांव के बारे में बात करते हैं, पाल क्षेत्र के बारे में। तो राज्य की प्रथम फिल्म सिटी इसको कहते हैं, राज्य की प्रथम फिल्म सिटी। ठीक है, पाल को कहते हैं। इसको देखो देखिए, इस पाल क्षेत्र को, पाल गांव को क्या नाम दिया गया है? शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हाँ शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ निजी क्षेत्र पर प्रथम, यहाँ निजी क्षेत्र पर प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किया गया है। तो ये होगी भाई पाल क्षेत्र की विशेषता होगी। आगे बात करते हैं, हमने पहले भी पढ़ चुका है भाई, पहला स्पाइक पार्क कहाँ पे है? रामपुरा ओसिया तहसील के अंदर स्थित है। राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल, ठीक है भाई, जो जोधपुर ग्रामीण है, आंगनवा, आंगनवा जो क्षेत्र है, गांव है, उसके अंदर राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित है। ठीक है भाई, देखो देखिए बात करते हैं धवा डोली वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो देखिए ये धवा डोली जीव वन्य अभ्यारण्य, ये केवल इसके लिए यहाँ पे सर्वाधिक मर्ग वन पाए जाते हैं। ठीक है, दिवस में राज्य के सर्वाधिक मर्ग वन पाए जाते हैं। ये सब उस घटना का कालचक्र है भाई। ठीक है, विश्नोई समाज तभी तो इन मर्ग वनों के लिए क्या कर दिया था भाई? प्राण भी दे दिए थे। तो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक, राज्य के सर्वाधिक मर्ग वन पाए जाते हैं। अब हमने पढ़ा था अमृता देवी मर्ग वन, पढ़ा था। ये अमृता देवी मर्ग वन पता है आपको? यह है वो औरत जहाँ पे खेजड़िया आंदोलन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पहले शहीद होने वाली यह है औरत है। ठीक है भाई, अमृता देवी बिश्नोई। तो इसके नाम पे एक मर्ग वन स्थापित किया गया है खेजड़ली गांव के अंदर। ठीक है, 1986 में। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे इस प्रकार बढ़ते हैं, आपको पता है ओसिया तहसील है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखो। देखिए यहाँ पे प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है भाई, इसका निर्माण
वत्सराज प्रतिहार द्वारा 10वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है भाई। प्राचीन सूर्य मंदिर, अगर सूर्य मंदिर पूछा जाए तो झालावाड़ के अंदर स्थित है, लेकिन प्राचीन सूर्य मंदिर पूछा जाए तो यह है देखो देखिए ये ओसिया तहसील के अंदर है। हाँ, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? वत्सराज प्रतिहार द्वारा, जो प्रतिहार शासक है इसने 10वीं शताब्दी में करवाया था। अगर ओसिया का प्राचीन नाम देखें तो यह है उपेक्ष उपके सपटन, उपकेश पठन। देखो, अगर बात करें प्राचीन नाम, ओसिया का प्राचीन नाम करें बात करें तो यह है उपकेश पठन। बस में उपकेश पठन है। राजस्थान का प्रमुख सूर्य मंदिर यहाँ पे स्थित है। ठीक है भाई। देखो देखिए, ओसिया के जो सूर्य मंदिर है इनको क्या क्या दर्जा दिया गया है? इसको राजस्थान का कोणार्क कहते हैं। तो सीधा सीधा सवाल आता है भाई, राजस्थान का कोणार्क किसे कहते हैं? जो आपके सामने ओसिया की सूर्य मंदिर को कहते हैं। देखो देखिए, ओसिया को राजस्थान का ब्लैक पेगोडा भी घोषित किया गया है, और यहाँ पे राजस्थान का इसको भुवनेश्वर भी कहते हैं। आगे बात में, तो राजस्थान का ब्लैक पेगोडा किसे किया घोषित किया गया है भाई? ओसिया को। और राजस्थान का अगर भुवनेश्वर पूछा जाए तो वो भी क्या है? ओसिया है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमने सचियाय माता मंदिर। देखो देखिए, ये माता सचियाय माता मंदिर है। पहले तो बात है ये ओसवाल, ओसवाल जैनियों की कुल देवी है। ओसवाल समाज के जो जैनी है उनकी क्या है? कुल देवी है। सबसे पहले ये ध्यान रखोगे, ओसवाल जैनियों की कुल देवी कौन है? सचियाय माता। देखो देखिए, इसका निर्माण उत्पल देव उत्पल देव परमार द्वारा, जो शासक है उन्होंने 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं, सचियाय माता को सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहते हैं। देखो देखिए, सचियाय माता को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहते हैं। तो देखो देखिए, अब सांप्रदायिक सद्भाव की देवी तो सचियाय माता को कहते हैं, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव के देवता किसे कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के देवता रामदेव जी को कहते हैं। ठीक है। हाँ, सांप्रदायिक सद्भाव वाला जिला कौन सा है? अजमेर है। और सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार किसे मिला है? हाकिम का सूरी। तो हमने पढ़ा था भाई, सचियाय माता है तो इनको हम सांप्रदायिक समाज की सद्भाव की देवी भी कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को। सांप्रदायिक सद्भाव वाला जिला कौन सा है? अजमेर। और सांप्रदायिक सद्भाव वाला पुरस्कार किसे मिला गया है? हाकिम का सूरी को। ठीक है भाई। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन आ गए। आगे बात सुने, देखो देखिए, बात करते हैं आगे। हमने पहले ही पढ़ लिया था हरिहर, हरिहर मंदिर ओसिया तहसील के अंदर स्थित है, पहले ही पढ़ लिया था हमने। यहाँ पे पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। ये पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर, आपको तो ये ध्यान रखना है इस मंदिर में नवग्रह स्थापित किए गए हैं और भगवान विष्णु की यहाँ पे प्रतिमा भी स्थापित है। ठीक है भाई। तो आपको ये सवाल पूछा जाता है भाई, कौन से मंदिर में नवग्रह स्थापित किए गए हैं? तो हरिहर मंदिर ओसिया के अंदर। ठीक है भाई। चले भाई आगे, नोट कर लिया जाए। बात करते हैं आगे, बात करते हैं भाई आगे, महावीर जी का मंदिर। महावीर जी का मंदिर भाई, इसका निर्माण वत्सराज प्रतिहार शासक द्वारा करवाया गया था। यह जो बिलाड़ा तहसील है उसके अंदर स्थापित है। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, आई माता का मंदिर। हमने पढ़ा था ना भाई, आई माता का मंदिर बिलाड़ा तहसील के अंदर पढ़ा था ना। देखो देखिए, देखो आई माता का बचपन का क्या नाम है? जीजी बाई। और ये आई माता है वो सिरवी जाति की कुल देवी है। ये जाति ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है भाई? आई माता मन। ठीक है। आई माता की ज्योति, देखो देखिए, आई माता की ज्योति मतलब दीपक से केसर टपकता है। ठीक है। आगे बस में, तो आई माता की ज्योति है जो दीपक है जलता रहता है, वहां से क्या टपकता है भाई? केसर टपकती है। आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहते हैं। ठीक है। एक एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको हम दरगाह भी कहते हैं। आगे बात में, हाँ, मेला कब लगता है यहाँ पे? प्रतिमास, हाँ भाई, शुक्ल द्वितीय। ठीक है भाई, प्रतिमाह शुक्ल द्वितीय को यहाँ पे मेला बढ़ता है।
यहाँ पे अनुयायी 11 नियमों का पालन करते हैं। ठीक है भाई। हाँ, अनुयायी 11 नियमों का पालन करते हैं। मंदिर में गुजरों का प्रवेश बिल्कुल निषेध है। गुजर समाज के लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। ठीक है भाई। हाँ, बड़ली के भेरू जी का मंदिर, बड़ली के भेरू जी का मंदिर देखो, ये भी ओसिया तहसील के अंदर स्थित है। इसका निर्माण राव सिंहा द्वारा करवाया गया है। ठीक है भाई। देखो देखिए, कपड़ा का मेला, देखो कपड़ा का मेला यहाँ पे बिलाड़ा तहसील के अंदर पड़ता है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल को पंचमी के दिन यहाँ पे मेला पड़ता है। ठीक है। बात करें, हाँ, देखो खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला, तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को, भादवा की जो तेजा दशमी है वहां पे उस दिन पड़ता है। ठीक है भाई, तेजा दशमी के दिन। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये। ठीक है भाई, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। तभी तो भाई विश्नोई समाज को ऐसे ही थोड़ी जाना जाता है। हाँ, पेड़ों को बचाने के लिए 363 औरतों ने, पुरुषों औरतों ने जान दे दी थी। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो खेजड़ली है वहाँ पे अमरता देवी मर्गवन भी स्थित है, और यहाँ पे मेला भी पड़ता है, और एक गुल्ला नृत्य भी होता है। देखो देखिए, बात करेंगे आगे। केतु गांव, देखो देखिए, केतु गांव की बात करें, यहाँ पे बालासेर जोधपुर, बालेसर जो तहसील है वहां पे जोधपुर के अंदर, देखो देखिए, तंदूरा वाद्य यंत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तंदूरा, तंदूरा वाद्य यंत्र के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है भाई? केतु गांव। आ रखा है भाई ये सवाल, हल्के में मत लेना। ठीक भाई। तो ये तंदूरा वाद्य यंत्र निर्माण के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर का आपके सामने केतु गांव स्थित है, केतु ही नाम आता है। ठीक भाई। विश्नोई संप्रदाय की शाखा, देखो विश्नोई संप्रदाय की शाखा राम, ठीक है, देखो देखिए, विश्नोई संप्रदाय की शाखा रामडवास बिरला तहसील के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। तो विश्नोई संप्रदाय की शाखा, आपको पता है जोधपुर में विश्नोई समाज रहते हैं ज्यादातर, तो विश्नोई संप्रदाय की जो शाखा है वो कहाँ स्थित है? जो बिरला तहसील है उसका जो है रामडवास क्षेत्र के अंदर स्थित है। देखो देखिए, हमने पढ़ा था रूपायन संस्था, ठीक है, जो बोरुंदा तहसील है वहां पे स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी और विजयदान देता। ठीक है भाई, विजयदान देता। बात करते हैं इसकी स्थापना क्यों की गई, रूपायन संस्था की स्थापना क्यों की गई? इसका उद्देश्य कलाकारों, देखो 1960 में की गई, इसका उद्देश्य था कलाकारों जो लोक संगीतज्ञ थे, लोक वाद्य और लोक साहित्य थे, ठीक है, उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना। ठीक है भाई। तो ये रूपायन संस्था है, नोट कर लिया जाए भाई। देखो देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बातें रह गई हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, देखो देखिए, विजयदान देथा, देखो अभी आया था ना, ये रूपायन संस्था के क्या है? ये संस्थापक है विजयदान देथा, और ये कौन है? कोमल कोठारी। देखो देखिए, विजयदान देथा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इनका जन्म होता है भाई, विजयदान देथा का जन्म होता है 1926 में, बारूंदा जोधपुर के अंदर स्थित होता है। ठीक है भाई, बारूंदा जोधपुर के अंदर बोरुंदा, तो यहीं पे जहाँ पे देखो, इसका मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पे विजयदान है देता है, इनका जन्म कहाँ पे होता है? बोरुंदा के अंदर होता है, और बोरुंदा के अंदर ही रूपायन संस्था का निर्माण करते हैं। देखो देखिए, हाँ, इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो बातारी फुलवारी, सुना होगा आपने, बातारी फुलवारी, दुदिया, दुविदा, सॉरी, दुविदा, अल्को हिटलर, ठीक है, हाँ, तिडोराव और गोरा हट जा, ठीक है, ये इनकी क्या है भाई? प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। हाँ, जब आपको पता है ये खुद ही रचनाकार है, इसलिए इन्होंने इस संस्था रूपायन संस्था की स्थापना की थी, ताकि और लोगों को भी जोड़ा जाए और उनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाया जाए। अब देखो, तो बात करते हैं खेड़प्पा। हाँ, खेड़प्पा, इसके बारे में बात करते हैं, जो जोधपुर के खेड़प्पा के बारे में। यहाँ पे राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है, यहाँ पे राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है, और इसके प्रवक्ता कौन है? रामदास जी। ठीक है,
ये होगी खेड़प्पा की बात। देखो देखिए खेजड़ली घटना कब से चिल्ला रहे हैं हम, विश्नोई समाज की घटना है। ये घटना होती है भाई 12 सितंबर 1730 को। होता है क्या है कि इस घटना के समय अभय सिंह के जो सेनापति है, भाई जो आपके सामने है, जो जोधपुर के शासक है अभय सिंह, इनके सेनापति होते हैं। जोधपुर के शासक है अभय सिंह, इनके सेनापति हैं गिरदास दास, ना गिरधर दास। कौन है? गिरधर दास। यह क्या करते हैं, अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर ये जंगल में जाते हैं भाई, हाँ गांव में जाते हैं, खेजड़लिया गांव में जाते हैं। तो वहां पे पेड़ काटने लग जाते हैं। लेकिन वहां पे एक औरत होती है अमृता देवी। ये क्या करती है, पेड़ के लिपक जाती है। तो वो बोलती है चाहे मेरे को काट दो लेकिन पेड़ को ना काटो। जब अब क्या करते हैं, ये एक क्रूर, इतना क्रूर होता है ये गिरधर दास, ये इतना क्रूर होता है, उस औरत को भी काट देता है। ठीक है, हाँ। तो उसकी बलिदानी को देखकर इसकी दो बेटियां होती हैं, वो भी पेड़ के जाके चिपक जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते पुरुष और स्त्रियां ऐसे बढ़ते बढ़ते 363 लोगों ने बलिदान दे दिया था यहाँ पे। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी भाई, अमृता देवी। ठीक है, पहले शहीद होने वाली देवी कौन सी है, अमृता देवी है। देखो देखिए मारवाड़ महोत्सव, देखो देखिए मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जोधपुर ग्रामीण के अंदर मनाया जाता है। यह आषाढ़ माह की शरद पूर्णिमा, ठीक है भाई, अश्विन माह की शरद पूर्णिमा के सितंबर अक्टूबर महीने में बनाया जाता है। ठीक है भाई, हाँ। तो मारवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है, आषाढ़ माह की शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है भाई, इस महोत्सव का ऊंट पिलो प्रमुख आकर्षण के अंदर है। ठीक है, अनुदेद्रिय अनुप्रस्थ बरखान आदि प्रकार के बालू का स्फुट सर्वाधिक जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है, बात करते हैं, हमने पढ़ा था अरुणा झरना जल प्रपात जोधपुर ग्रामीण में। ये प्राकृतिक जल प्रपात है, एक तीर्थ के रूप में विख्यात है। देखो ये किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, हाँ, ये एक तरह से नवनिर्मित जलप्रपात है, प्राकृतिक जलप्रपात है। ये तीर्थ के रूप में विख्यात है। देखो देखिए तीर्थ में यहाँ पे पूर्णिमा अमावस एकादशी, देखो पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन और 11 के दिन। ठीक है भाई, और चैत्र तीज के दिन। ठीक है, तेज को स्नान करने यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अरडा झरडा जलप्रपात है। ठीक है भाई, हाँ। तो यहाँ पे किन किन दिन में ही यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा अपने, ठीक है भाई, स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। तो पूर्णिमा का दिन, अमावस्या के दिन, 11 के दिन और जो चैत्र तीज के दिन होता है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। बात करते हैं आगे, देखो देखिए बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। बात करेंगे हम वीर दुर्गादास राठौड़। इनका जन्म होता है भाई 13 अगस्त 1638 में। देखो देखिए, हाँ देखो बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, देखो देखिए ये जो सालवा कला ग्राम है, जो जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है, सालवा कला ग्राम, ठीक है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ इनका क्या होता है भाई, जन्म होता है किनका, वीर दुर्गादास राठौड़ का। और ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ है, ये जो जोधपुर के जो महाराजा है, ठीक है भाई, जसवंत सिंह, इसके क्या थे भाई, ये सेनापति थे। दूसरी बात हम कह सकते हैं अजीत सिंह के क्या ये संरक्षक थे। आगे बात समझे, तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ है, ये जसवंत सिंह जो प्रथम है इनके तो क्या थे, सेनापति थे। और अजीत सिंह के क्या थे, ये संरक्षक थे। दुर्गादास राठौड़, देखो देखिए इसको, इसके उपनाम क्या है, राठौड़ का यूलिसेस, इनको राठौड़ों का यूलिसेस भी कहते हैं। इन्हें राजपुतानों का गेरी बाल्डी भी कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। ये है वीर दुर्गादास राठौड़ की उपनाम। अब बात करें दुर्गादास राठौड़ पेनोरमा, यह है, देखो देखिए दुर्गादास राठौड़ पेनोरमा मसूरिया पहाड़ी पर यह है, पेनोरमा स्थित है इनका। इनकी समाधि की बात करें, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्रियां उज्जैन
जहाँ पे समाधि है वहीं पे तो क्या है, इनकी छतरियाँ स्थित हैं। शिप्रा नदी के किनारे हैं। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पे स्थित है आपको पता होना चाहिए। उज्जैन है जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दुर्गादास राठौड़ पर, ठीक है भाई, दुर्गादास राठौड़ पर 26 अगस्त 1988 में को डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, दुर्गादास राठौड़ पर। हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा 1988 में 26 अगस्त 1988 द्वारा इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं गटियाला का शिलालेख। देखो देखिए, जो ये शिलालेख है, गटियाला का जो शिलालेख है, ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर प्राप्त होता है भाई। हाँ, ये शिलालेख 1861 21वीं का ये शिलालेख है। ठीक है भाई, 1861 ईस्वी का ये शिलालेख है। यह शिलालेख 4 समूह के रूप में गटियाला में एक स्तंभ पर, देखो देखिए, यह है शिलालेख जो आपके सामने है, जो जोधपुर का जो गटियाला क्षेत्र है वहां पे ये एक स्तंभ स्तंभ पर, ठीक भाई, एक खंबे पर ये पूरा शिलालेख लिखा हुआ स्थित है। ठीक है भाई, लिखा हुआ एक स्तंभ पे। आगे बात करते हैं, यह शिलालेख, देखो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे लिखा हुआ है, कोई छोड़ो आप, तो जो गटियाला शिलालेख है, अब तो आपको ये ध्यान रखना है ये संस्कृत और चंबू शैली में है। कौन सी शैली में है भाई, संस्कृत और चंबू शैली में लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं इस शिलालेख में, इसमें क्या क्या है इस शिलालेख में, हमें हरिश्चंद्र से लेकर, हरिश्चंद्र शासक से लेकर ककुक, हरिश्चंद्र से ककुक तक, और आगे मंडोर के प्रतिहार शासकों की वंशावली का यहाँ पे इसमें क्या मिलता है भाई, वर्णन मिलता है। जो ये है गटियाली शिलालेख है, तो ये आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, ये संस्कृत और चंपू शैली में स्थित है। और दूसरी बात है, इस शिलालेख में कौन से शासकों का वर्णन मिलता है, हरिश्चंद्र से लेकर ककुक तक और मंडोर के प्रतिहार शासकों की वंशावली का यहाँ पे वर्णन मिलता है। गटियाला का प्राचीन नाम रोहिंस कूप था। ठीक है, इसका नाम क्या था, रोहिंस कूप था। आगे बात करते हैं, एक और शिलालेख है बुजकला शिलालेख। ठीक है, ये बुजकला गांव में बिलाड़ा तहसील में 1815 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है भाई, ईस्वी का ये शिलालेख है। ओसिया का शिलालेख, ठीक है भाई। हाँ, ये 3 शिलालेख मिलते हैं यहाँ पे जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है भाई, एक तो गटियाला का, एक बचुकला का, और एक है ओसिया का शिलालेख। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। बात करें आगे बढ़े, देखो देखिए, आगे बात करते हैं हम, कौसाना का युद्ध होता है। देखो, बाकी के युद्ध तो हम जोधपुर शहर के अंदर पढ़ लिए थे, अब एक युद्ध पढ़ लेते हैं, कौसाना का युद्ध, जो जोधपुर ग्रामीण के अंदर होता है, 1492 ईस्वी में होता है। ठीक भाई, जो मारवाड़ के राव सातल देव और अजमेर के सूबेदार, देखो मारवाड़ के तो कौन है, राव सातल देव, और अजमेर के कौन है, सूबेदार मल्लू खां के बीच में ये युद्ध होता है। और इसमें मारवाड़ का जो शासक होता है, जो जोधपुर का जो शासक होता है भाई, ये युद्ध जोधपुर के और अजमेर के शासकों के बीच में होता है। फिर जो जोधपुर का शासक होता है राव सातल देव, ये इसमें विजय रहता है। आगे बात करते हैं, इस युद्ध में घुड़ेला खां मारा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में एक सेनापति होता है इनका, है ना, मल्लूका खां सूबेदार। ठीक है भाई, तो इसमें खुड़ेला खां मारा जाता है, अजमेर का खुड़ेला खां मारा जाता है। एक युद्ध और होता है पिपाड़ का युद्ध, जो 1750 में होता है, जोधपुर ग्रामीण में होता है। ये भक्त सिंह और राम सिंह के मध्य होता है, जिसमें राम सिंह क्या होता है भाई, विजय रहता है। ठीक है भाई, बात करते हैं गुड़ला महोत्सव। देखो देखिए, ये जो गुड़ला महोत्सव है, यहाँ लोक पर्व, यहाँ पे ये देखो देखिए, यह लोक पर्व चैत्र कृष्ण अष्टमी को प्रारंभ होता है। ठीक है भाई, हाँ, और इसमें विशेष सिद्धर युक्त घड़े के साथ नृत्य किया जाता है। मतलब है कुछ, जैसे आप बोलो, हाँ, कुछ मटकियाँ होती है, उसमें छिद्र करके उसके अंदर दीपक रखा जाता है। तो हमने जब जोधपुर शहर पढ़ा था, तो उसके अंदर इसको, जो गुड़ला महोत्सव है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था, क्यों मनाया जाता है।
क्योंकि यहाँ पे एक गुड़ला नाम का आदमी होता है जो तीज के अंदर, है ना, हाँ, 141 कन्या क्या करती है, व्रत करती है तीज का, तो उसका अपहरण कर लेता है। ठीक है भाई। हाँ, बाद में देखो देखिए, हाँ, तो ये घटना है गुड़ला नथु। तो ये गुड़ला है ना, गुड़ला, तो गुड़ला की मृत्यु के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। ठीक है भाई। हाँ, नृत्य, ये देखो देखिए, शीतला अष्टमी के दिन ये किया जाता है। ये जो नृत्य हैं, गुड़ला नृत्य हैं, ये शीतला अष्टमी के दिन किया जाता है। ठीक है भाई। हाँ, एक सेकंड। तो देखो जरा, तो हम बात कर रहे थे भाई गुड़ला महोत्सव के बारे में। देखो देखिए, आप देखो यहाँ पे कोसाना का युद्ध होता है। ये युद्ध क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए। तो भाई तीज के अंदर क्या होता है, 141 कन्याएं क्या करती हैं भाई, व्रत करती है जोधपुर के अंदर, इस शहर, ठीक भाई, कोसाना के अंदर। ठीक भाई, कोसाना ये गांव का नाम है। तो वहां पे 141 क्या करती है, कन्या व्रत करती है। तो आपके सामने जो आपके सामने गुड़ेला खा है, ये क्या करता है, इन कन्याओं का अपहरण कर लेता है। और ये जो राव सातल देव है, तो ये क्या करता है, बाद में ये इससे युद्ध करता है और कन्याओं को छुड़ा के लेके आ जाता है। ठीक है भाई। हाँ, तो इस युद्ध में जो गुड़ेला खा है, इसका सेनापति है मल्लुक खा का, क्या है, ये सेनापति है गुड़ेला खा। तो इसकी क्या हो जाती है भाई, ये अपहरण करता है कन्याओं का। तो ये जो राव सातल देव है, ये युद्ध होता है 1492 में। तो ये राव सातिल देव इसको मार के कन्याओं को क्या करता है, आजाद करवा देता है। तो इसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में, इसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में ये गुड़ला महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है। और ये महोत्सव ऐसे बनाया जाता है जैसे कोई मटकी रहती है, उसके छिद्र कर दिया जाता है और बीच में दीपक रख दिया जाता है और औरतें डांस करती हैं। और इसमें इसमें एक तो विवाहित और एक विधवा, दो ही महिलाएं भाग लेती है। एक तो विवाहित महिलाएं और एक विधवाएं, कन्याएं इसमें इस महोत्सव में भाग नहीं लेती। आगे बात में। हाँ, तो ये आपके सामने ये अष्टमी के दिन बनाया जाता है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। ये जो आपके सामने जो जोधपुर ग्रामीण जिला था, ये हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। और आपको जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर करके जाना है, ऐसे ही मत भाग जाना। ठीक है भाई। हाँ, सपनों में आके डरूंगा भाई। ठीक है भाई, तो लाइक और शेयर करके जाना है अपने दोस्तों के पास। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के किसी भी, मैं तो ये मानता हूँ अगर आपने जिला दर्शन पढ़ लिया है, टोटल कंप्लीटली आपने जिला दर्शन पढ़ लिया है, तो इसका मतलब है पूरा राजस्थान का ज्ञान हो जाएगा आपको। 50% आपका जीके तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, अगर आपको 50% जीके तैयार करना है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो। कर सो बोला, हो सो बोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।